गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो वोकेब विजय का सेशन लेकर, जो कि अपना पहला सेशन है इस तरीके का, मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और हम बात करेंगे पावर वोकेब। पावर वोकेब से मेरा मतलब है वह वोकेबलरी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो उसको हम डिनोट करते हैं पावर वोकेब से। और हमारे जो थीम है उसका नाम है वोकेब विजय, ताकि आप वोकेबलरी पे विजय प्राप्त कर सकें। तो आज की क्लास में हम 20 शब्द, 2020 का ज़माना है, तो हम आज के सेशन में 20 और नेक्स्ट सेशन वापस अगले संडे को लेंगे, उसमें हम वापस 20 वर्ड्स की बात करेंगे। तो अच्छे अच्छे वर्ड्स लिए हैं जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, हम उनको बनाने की ट्रिक भी सीखेंगे, याद रखने की ट्रिक भी सीखेंगे, जहाँ ज़रूरत है हम उसका एग्जाम्पल भी करेंगे। तो हमारे सामने फर्स्ट शब्द है विनसम। क्या शब्द है? विनसम। ठीक है, तो क्या मीनिंग होगा विनसम का? विनसम का मीनिंग क्या होगा? समथिंग लाइक जीतने से रिलेटेड है, तो पता है। हाँ, तो हाँ, जीतने से रिलेटेड है। हाँ, आप ये जरूर बोलोगे कि विन आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ जीतना है, जो मैं हमेशा कहता हूँ ब्रेक। चलो हम ब्रेक कर लेते हैं शब्द को, हम ट्रिक भी सीखना चाह रहे हैं। तो हमने इस शब्द को ब्रेक किया है ना, तो जब हम शब्द को ब्रेक कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है सम, है ना। अब यही तो इम्पोर्टेंट है कि हम सिर्फ वो 20 वर्ड्स नहीं सीख रहे हैं, हम 20 वर्ड्स के घेरे में सैकड़ों शब्द लेना चाह रहे हैं। हम वो आर्ट सीख रहे हैं कि वोकैबुलरी कैसे डेवलप की जाती है, शब्दों को कैसे ब्रेक किया जाता है, कैसे रूट वर्ड से ज़्यादा शब्द याद रखे जाते हैं, कैसे जो शब्द हमारे प्रायर नॉलेज में उससे नए शब्दों को लिंक किया जाता है, और कैसे जहाँ एक ट्रिक से एक ही चीज़ बनती है, मतलब एक रूट वर्ड से एक ही बनता है, हम रूट की बजाय ट्रिक को पकड़ते हैं और अपने पर्सपेक्टिव में पकड़ते हैं ना। तो सम आम तौर पर जब किसी शब्द के पहले आता है ना, सम आम तौर पर जब किसी शब्द के पहले आता है तो उसका मतलब होता है कुछ, है ना। जैसे समथिंग, या कभी आपने बोला समवन, है ना, या कभी आपने बोला समबडी, है ना। ठीक है, तो सम जब पहले आता है तो इस तरह मीनिंग होता है, पर जब बाद में आता है तो आप उसका मीनिंग ऐसे याद रखें, वाला। हिंदी में कैसे याद रखें? वाला। जैसे टायरसम, है ना, तो कोई चीज़ टायरसम है तो टायरसम इसका मतलब क्या है? थकाने वाली, है ना। ट्रबलसम है, परेशानी पैदा करने वाली, है ना। और भी वर्ड अपन देखेंगे, ग्रूसम देखेंगे, फियरसम देखेंगे, जहाँ सम आ जाए हमें लॉजिक लगा सकते हैं ना। अब विनसम का मतलब विन आप जीतने के लिए कह रहे हो तो जिताने वाली, या ग्रेशियस, या हम बोले प्लीजिंग, है ना, तो इसके सिनोनिम के तौर पर हम ले सकते हैं ग्रेशियस, ग्रेशियस, ना, विनसम, है ना। और प्लीजिंग पॉजिटिव वर्ड होगा, एट्रैक्टिव। तो ऐसे सीखें शब्दों को कि वो हमारे लिए बड़ा आराम से हो जाए। और जो ये मैट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, वो जो जिस वर्ड पे आप लगाते हो तो उसके वर्ड के अंदर से ही हम वो ट्रिक निकाल रहे हैं, हमको अलग से ट्रिक याद नहीं रखनी है ना। अगर वर्ड के अंदर से ही आप उसके लॉजिक या उसकी ट्रिक निकाल कर उसका मीनिंग निकालते हैं तो आपको 50 साल 60 साल जितने भी साल हम जिए हैं ना, वो याद रहता है। क्योंकि हम जैसे 2 + 2 4 होता है, वो ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, वैसे ही ये भी हम अगर नहीं भी अभ्यास में तो भी हम नहीं भूलेंगे, परंतु फिर भी हम रोज़ाना रीडिंग न्यूज़पेपर करें, वोकैबुलरी देखते रहें, तो रिपीटेडली ये वर्ड हमारे सामने आ जाएंगे, तो हमको और ज़्यादा अच्छे से कंटेस्ट हो जाएंगे, है ना। तो और थोड़ा सा हम लिखना चाहें, इसको साइड में इस तरह में लिख देता हूँ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1 और 2 शब्द, तीसरा शब्द लिखो, बीच में गैप जरूर छोड़ो ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ हो, है ना। तो हम बोल सकते हैं किसी की प्लीजिंग स्माइल है, और विनसम स्माइल बोल सकते हैं, है ना। विनसम फेस बोल सकते हैं, है ना। ग्रेशियस, प्लीजिंग, एट्रैक्टिव, है ना। ठीक है, तो विनसम आपका ग्रेस के लिए आएगा, एट्रैक्टिव आकर्षक, सकारात्मक मीनिंग देगा, है ना। तो अगर आपकी विनसम स्माइल है ना, तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार करते हुए हमेशा ज़िंदगी में जीत सकते हो। क्लियर? चलिए अगला वर्ड देखें, NOCTURNL, है ना। तो आप इसका क्या मीनिंग निकाल रहे हो? देखो, एक रूट वर्ड को पकड़ो, बड़ा आसान सा पकड़ना है आपको। और भी वर्ड मैं आपको अलग से बताऊंगा जब मैं लोकेशियस की क्लास लूँगा, वहाँ पे डिटेल में पन्नोक्टेशन वगैरह शब्द भी बताऊंगा। फिलहाल आप एक रूट वर्ड याद रखो, ये आगे तक काम आएगा। NOCT, नॉक्ट, नाइट। कैसे पकड़ो? नॉक्ट और नाइट, है ना। तो नॉक्ट जो रूट वर्ड आएगा वो किसके लिए आ रहा है? नाइट के लिए आ रहा है। तो नॉक्टर्नल का मतलब होता है नाइटली, है ना, रात्रिकालीन। नॉक्टर्नल, नॉक्ट, है ना,
तो देखो जहाँ ट्रिक की बात होती है वहाँ ट्रिक की बात करते हैं, एक से एक जनरेट होता है ना। बट जहाँ हम लॉजिक पकड़ते हैं ना, जैसे रूट वर्ड पकड़ने का मतलब है कि कोई नया शब्द भी आ जाए आपके जीवन में उस रूट से बना हुआ, तो उसके मीनिंग पर भी आप ऑप्शन देख के पहुँच सकते हो, है ना। और कंटेक्स्ट में जब आ रहा है ना, अब हम अपनी लैंग्वेज पढ़ते हैं हिंदी, तो कोई शब्द हमको नहीं भी आता है हम अखबार में पढ़ें, पर जब हम पूरे पैराग्राफ में पढ़ते हैं तो हम उसका मीनिंग अपने आप उस पैराग्राफ के रेफरेंस में निकाल लेते हो ना, कि भाई किस संदर्भ में बात की जा रही होगी, है ना। तो उसी तरह जब हम कंटेक्स्ट के रेफरेंस में शब्द देखें और रूट वर्ड भी हमको पता हो, तो नियर अबाउट, चूंकि रूट वर्ड से नियर अबाउट मीनिंग आ रहा है और उसके बाद हमारे पास वो सेंटेंस है ना, कंटेक्स्ट है, तो उससे हम एग्जैक्ट मीनिंग तक भी पहुंच सकते हैं। और जब एग्जाम में आ रहा है हमारा ABCD ऑप्शन में, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन होते हैं, है ना। तो कम से कम अगर नॉक्ट जैसा कोई आ जाए और उसमें कहीं नाइट जैसा हो, तो हम पहले किसको लगा के आएंगे, नाइट वाले को लगा के आएंगे ना। अब एक एग्जाम्पल भी लिख दें ताकि आपको याद रहे। तो मैंने थोड़ा सा ये भी कोशिश की जहाँ एग्जाम्पल से काम हो उसको भी देखें, ताकि यूज़ के आधार पर भी आप उसको देख सकें। तो हम एक एग्जाम्पल भी लिखें, नॉक्टर्नल, सिंपल सा एग्जाम्पल है, क्रिएचर्स आर एक्टिव एट नाइट। नॉक्टर्नल क्रिएचर्स आर एक्टिव एट नाइट। तो रात्रिकालीन जो प्राणी होते हैं वो रात को एक्टिव होते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल, कोई भारी एग्जाम्पल अपने लिए ही नहीं। तो बार बार इस वीडियो को भी देखते रहिए, अगर आप एक बार में नहीं है 2-3 बार, है ना। तो इस तरह हम मैक्सिमम शब्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हर क्लास में 20 तो करीब 50 सेशन तो मिनिमम हम बनाएंगे, जिससे आपके 1000 शब्द सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो कवर हो जाएं। उसके बाद आप देखते हैं कि हम कितना कर सकते हैं। हमारी तो इच्छा होती है हम डिक्शनरी कर दें। चलिए वो बात की बात है। अगला शब्द देखें, एड ऑन। बड़ा सिंपल सा शब्द है, ब्रेक करो। हमेशा शब्दों को ब्रेक करो, एड और ऑन करो, ब्रेक, है ना। कहीं ना कहीं मीनिंग आएगा। और अगर एड ऑन शब्द सीधा पड़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है। एड ऑन, 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 गोला लगाओ, है ना। अच्छा, ऐसे गोले वोले खूब लगाओ कॉपी में, है ना। आप बोलते हो साबुत शब्द तो मैं आपको पूरी दे ही दूंगा, है ना। ठीक है, आप चाहिए जैसे पूरी शीट दे दूंगा, है ना। ठीक है, तो और डिक्शनरी में आपको मिल जाएगी, वोकेबलरी आपको नेट पे मिल जाएगी। तो साबुत शब्दों का करना क्या है ना, जब तक वो याद नहीं हो ना। कुछ लोग बिल्कुल यूँ हल्का हल्का गोला लगाते हैं ना। पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चे, ऐसे बिल्कुल हल्का सा लाइन लगा देते हैं ऑन, है ना, जो बाद में उनको भी नजर नहीं आती है ना। तो आप खुले आप गोले लगाओ पूरे, है ना, ऑन, ताकि आपको याद रहे। ऑन से मिलता जुलता शब्द क्या है। हमेशा देखो ट्रिक वही होनी चाहिए जो हमारे प्रायर नॉलेज में एग्जिस्ट करता हो शब्द, उससे रिलेट करके हम बनाएं, है ना। कई बार हम ट्रिक ऐसी बनाते हैं कि जैसे गणित वगैरह या रीजनिंग वगैरह में भी होता है ना, पहले तो उस ट्रिक को याद रखो। कई सारी मैंने गणित में भी किताबें देखी जो होती हैं, मतलब उस पूरे क्वेश्चन को पहले तो याद रखो कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, फिर उसका फॉर्मूला याद रखो, तो वो ट्रिक थोड़ी हुई है ना। पर ऑन का आपने शब्द सुना है, ऑर्नामेंट, है ना। तो एड ऑन का मतलब सजाना, है ना, डेकोरेट करना। पर मैं राइट साइड में बहुत अच्छा शब्द ले रहा हूँ, एम्बेलिश। क्या ले रहा हूँ, किसी का सिनोनिम, एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब डेकोरेट करना या सजाना, ठीक है, डेकोरेट करना या सजाना, ठीक है। तो एड ऑन भी लगा सकते हैं, एम्बेलिश भी लगा सकते हैं। मैं एक सेंटेंस भी ले रहा हूं, इफ यू एम्बेलिश अ स्टोरी यू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो वोकेबलरी आती है वो लगभग सभी एग्जाम में सेम ही आती है, और अच्छे वर्ड्स ही पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे। आपका स्पोकन कितना भी अच्छा हो, है ना, जरूर नहीं है आपकी वोकेबलरी की ताकत मजबूत हो, क्योंकि वो रिटर्न से डील करता है ना। और लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं, पोइट्री वगैरह या ओल्ड इंग्लिश या कोई ड्रामा वगैरह, तो उसके वोकेबलरी भी थोड़ी अलग होती है ना, वो लिटरेचर में ज़्यादा काम आएगी, है ना। कॉम्पिटिटिव की जो एक स्पेसिफिक वोकेबलरी होती है, जो आप डेली न्यूज़पेपर्स में देखते हो, वो वोकेबलरी वो एग्ज़ाम में आती है। जो आप वेबसाइट पे देखते हो, अच्छे किसी प्रोफेशनल आर्टिकल में देखते हो, किसी मैगजीन में देखते हो, वो वाली वोकेबलरी पूछी जाती है। तो देखो एक अच्छा सेंटेंस, इफ़ यू एम्बेलिश ए स्टोरी, है ना, आप किसी स्टोरी को क्या करते हो, सजाते हो, डेकोरेट करते हो, मतलब उसमें कुछ अच्छे फिगर ऑफ स्पीच, वो सारी चीज़ें डालते हो, तो वो क्या हो जाएगी, मोर इंटरेस्टिंग। क्लियर। तो वर्ड याद भी रखते रहिए। विंसम हो गया, ट्रिक हो गया, विंसम, ग्रेशियस, अट्रैक्टिव, प्लीजिंग। सिनोनिम भी आपके याद हो गए। नॉक्टर्नल, नॉक को पकड़ो, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे से रिलेटेड है ना। जैसे आज कोई नॉक पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है आने वाली क्लास में उसके 5 शब्द बताऊँ, आज कोई लॉक बता रहा हूँ तो हो सकता है आने वाली क्लास में उसके 20 शब्द बनाऊँ। तो पूरा रिलेट करके पढ़ें और पूरी वोकेबलरी को अपनी रेंज में हमको लेना है। अगला वर्ड है ऑफस्केट। क्या मीनिंग आप निकालोगे इसका, ऑफस्केट। ऑफस्केट, देखो एक प्रीफिक्स पकड़ना, है ना। देखो मैं हमेशा बात करता हूँ
किसी शब्द के हम 3 हिस्से देखते हैं, प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स। ध्यान रखना, किसी शब्द के 3 हिस्से हो सकते हैं। जो मूल शब्द होता है वो होता है रूट, है ना, जो शुरू में आता है वो क्या होता है, प्रीफिक्स, और जो बाद में आता है वो सफिक्स। ठीक है, अब ध्यान रखना प्रीफिक्स का बड़ा रोल होता है। जैसे आप करेक्ट के पहले इन लगा देते हो तो इनकरेक्ट हो जाता है, तो इनका एक पर्टिकुलर नेचर है, अन का एक पर्टिकुलर नेचर है, डिस लगा देते हो उसका एक नेचर है, डी का अपना एक नेचर है, ए बी का अपना एक नेचर है, प्री का अपना एक नेचर है, प्रो का अपना एक नेचर है। और इन नेचर वाले शब्दों को जब आप पकड़ते हो, डिक्शनरी खोलते हो, तो प्री पे हो सकता है आपको सैकड़ों शब्द नजर आए, प्रो पे हो सकता है आपको, है ना, दसियों शब्द नजर आए। तो ओबी का एक बार नेचर पकड़ लें, वो सब जगह काम आएगा। फिलहाल ओबी का जो लिटरल मीनिंग होता है अगेंस्ट, है ना। और ज़्यादातर शब्दों में आगे रूट वर्ड का भी अपना इफेक्ट होता है मीनिंग के ऊपर, पर ज़्यादातर शब्द आप देखते हो ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, ना, ठीक है। तो वहाँ पर ओ बी अगेंस्ट का मीनिंग देता है। यहाँ पर तो हम बड़े आराम से उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। फर्स्ट से भी आप निकाल सकते हो, है ना, बड़ी ट्रिकी तरीके से निकाल सकते हो। ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उन 50 शब्दों को भी आप अपनी रेंज में ले लो जिनमें क्या आता है, ओ बी आता है। चलिए, तो ऑफस्केट, फर्स्ट से आप याद रखो, ऑफस्केट का मतलब हो गया कंफ्यूज। तो कंफ्यूज ऑफस्केट, है ना, दोनों जगह गोला लगा दो, आपको याद रहेगा। मैं एक अच्छा सेंटेंस भी लिख के बताता हूँ और वो आप भी नोट करना ऑफस्केट के साथ। शी वाज, है ना, क्रिटिसाइज्ड फॉर यूजिंग आर्ग्यूमेंट that obfuscated the issue। ठीक है, तो जब लास्ट में हम पूरा राउंड लेते हैं तो बोर्ड कुछ इसी तरह पहले नुमा हो जाता है, कभी क्या कभी क्या, कभी कोई लाइन किधर, है ना। तो ये बड़ा ही अच्छा बोर्ड हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक सेंटेंस, यहाँ पर इसको टी में तब्दील करें। शी वाज क्रिटिसाइज्ड, उसको क्रिटिसाइज किया गया फॉर यूजिंग आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट जो उसने यूज़ किया, और वो आर्ग्यूमेंट ने क्या किया, पूरे इस इश्यू को क्या कर दिया, उलझन में डाल दिया, उलझा दिया, ऑफस्केट कर दिया, है ना। और आप खुद भी डिक्शनरी खोल लें, आप भले नेट के सारे वर्ड देखते हो, पर एक आपके पास डिक्शनरी होनी ही चाहिए जिसको आप खोलो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ओबी, अब आपने जाके ओबी देखा, किसी डिक्शनरी में 1 पेज हो सकता है, 2 पेज हो सकता है, 3 पेज, तो ओबी से रिलेटेड वर्ड आप जब लगातार देखोगे तो आपको एक साथ बल्क में वो चीज़ समझ में आएगी, है ना। आप एक एक करके करोगे तो कितना कर लोगे, है ना। और जब बल्क में कोई चीज़ आपके दिमाग में आएगी तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। और मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें बोला था, अभी तो ठीक है हम सीधे सीधे नेट से हम वर्ड तलाशने की कोशिश करते हैं, पहले हम डिक्शनरी खोल के करते थे। तो उस व्यक्ति ने बोला कि एक आदत बनाओ, ऐसी कई तरीके की आदत हो सकती है। उसने बोला कि जब भी आप डिक्शनरी खोलो किसी वर्ड को देखने के लिए, तो एक आदत बनाओ कि हम ऊपर के 5 शब्द भी देखेंगे और नीचे के 5 शब्द भी देखेंगे। तो माना कि ज़िंदगी में आपने 100 बार डिक्शनरी खोली और वो 100 शब्द आपको याद रहे, तो अगर किसी ने आदत बना ली होती तो ऊपर के 5 और नीचे के 5 में तो टोटल कितने शब्द देखता वो? 100 की बात कर रहा हूँ, गणित की बात कर रहा है ना। उसने ज़िंदगी में 100 शब्द देखे और उसने आदत बना ली ऊपर के 5 भी देखूंगा, नीचे के 5 भी देखूँगा, तो कितने देखे, है ना, कितने देखे टोटल बताओ ना। 1000 नहीं, 1100, है ना। एक तो वो शब्द, ऊपर के 5 नीचे के 5, तो मतलब जब आप एक शब्द देखने गए तो एक ऊपर के 5 और 5 मिलके एक और एक जैसे 11 होते हैं, तो 11 शब्द हो जाते हैं ना। उसके 2 फायदे होते हैं कि ऊपर के 5 और नीचे के 5 ही पता चलते हैं, पर कई बार रिलेटेड वर्ड होते हैं, है ना। जैसे आप खोल के देखना, आज प्रैक्टिकल करना है ना। हग, HUG, हग देख रहे हो आप, है ना, उसके नीचे आप HUGGERY देखोगे तो उसका उससे रिलेशन है। तो जैसे MB खोला आपने तो एम्बीडेक्स्ट्रस देखा, एम्बीवेलेंट देखा, तो MB का अगर मीनिंग आपने देखा तो एम्बीडेक्स्ट्रस का ही पता चला, पर जब आप MB देखा तो बल्क में आपको 15-20 शब्द एक साथ रट गए। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। ये क्लियर है? शी वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर यूजिंग आर्ग्यूमेंट दैट ऑफस्केटेड द इश्यू। नेक्स्ट वर्ड आप ब्रेक करो और खुद ही मीनिंग निकालने की कोशिश करो। हाँ, इंसैन, और वो एक अलग वर्ड होता है जो मैं ट्रिक से बताता हूँ, INSANE, है ना, मैडनेस के लिए आता है इंसैनिटी। यहाँ दूसरा वर्ड है, इसको ब्रेक करो। अभी मैंने आपको लॉजिक दिया था करेक्ट इनकरेक्ट में, सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड यू विल गेट द आंसर। बड़ा आसान है,
किसका? हाँ, इनका मीनिंग हमने अपोजिट ले लिया, हालांकि इनके दो मीनिंग होता है, अपोजिट भी होता है और अंदर के लिए भी आता है, इंटरनल इंट्रिंसिक, है ना। फिलहाल ब्रेक करो, ब्रेक करने का मतलब ऐसे ऐसे लगा दो, है ना। सेंस का मतलब क्या होता है? सेंस, है ना। तो मैं बोलूँ आपकी बात में सेंस है तो इसका मतलब क्या, आपकी बात में लॉजिक है ना, ठीक है ना। तो सेंस का मतलब सेंसफुल, सिग्निफिकेंट, महत्ता है, महत्वपूर्ण है, और इन अपोजिट बना रहा है तो महत्वहीन। तो इन सेंसेट बड़ा आसान सा वर्ड हुआ ना, इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन, इनसिग्निफिकेंट, 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 इनसेंसेट, सेंसफुल, है ना, इनसिग्निफिकेंट। और आप यूज़ कैसे कर सकते हो? तो आप यूज़ कर सकते हो जैसे किसी बॉस ने आपको छुट्टी नहीं दी, आपने बोला एन इनसेंसेट बॉस, है ना, डिड नॉट अलाउ मी लीव, है ना, इनसेंसेट बॉस। थोड़ा आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा याद रहेगा, मैं एग्जाम्पल लिखा भी देता हूँ। चलो एक अच्छा एग्जाम्पल लिखाते हैं, याद भी रहेगा। ही इज़ एन इनसेंसेट बॉस who refuses to allow time off। अब देखिए थोड़ा सा जुड़िए इंग्लिश से। कई बार लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं चीज़ों से कि भाई ये शब्द हमें नहीं आ रहा है, तो आजकल हमें सुविधा है कि अगर कोई शब्द नहीं आ रहा है तो हम उसको सर्च करें। सर्च करने से हमें 4 चीज़ें और मिलती हैं। सिर्फ ये ना देखें कि सीधा ये आया, सीधा हमारे दिमाग में आया। अब इसमें कुछ चीज़ ना भी समझ में आए तो हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, हमारे पास सब सुविधाएं हैं, है ना। हम खोल के देखें, उसके रिलेटेड और कोई कंसेप्ट हमें मिलेगा, वो हमें 5 चीज़ें दूसरी सिखा के आएगा। तो विंसम का मीनिंग क्या हुआ? देखो मतलब, हाँ, विंसम, ग्रेशियस, प्लीजिंग, अट्रैक्टिव, एम्बेलिश, रिवर्स में एडॉर्न, है ना, एडॉर्न, ऑफस्केट, फर्स्ट से याद रख सकते हो, नॉक्टर्नल, नाइटली, इनसेंसेट। अब वो सिंपल सा था, ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। सेंस, और अगर आपने जिसने ब्रेक करके नहीं पढ़ा उसके दिक्कत है, जिसने ब्रेक करके पढ़ा, अब इस अगर आपको इनसेंस से कन्फ्यूजन भी हो रहा है तो आपने ब्रेक करके पढ़ा तो स्पेलिंग याद रहेगी ना, कि इधर सेंस वाला सेंस है SEN, SE, और इधर इसको इन किया। चलिए अगला देखें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोबिया में, एग्जाम में, हाँ, बार बार जो आता है। फोबिया बहुत सारे होते हैं व्यक्ति के अंदर, पर ये क्लास्ट्रोफोबिया वाला वर्ड सबसे ज़्यादा आप एग्जाम में देखोगे, और हर एग्जाम में देखोगे आप। इसलिए वो तो नहीं है लाइक किसी इंसान को इस चीज़ से डर लगना कि अगर जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाता हूँ तो मुझे गलत है, ये भी है। नहीं, हाँ, बंद। देखो इसको ऐसे पकड़ो, फोबिया तो है फियर, बहुत सारे फोबिया हो सकते हैं, हाइड्रोफोबिया, है ना, मतलब एक। तो यहाँ सिंपल सा ट्रिक पकड़ो, एक्रोफोबिया भी होता है, ऊंचाई से वह CL से पकड़ो। क्या पकड़ो? ट्रिक पकड़े, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, है ना, किसी बंद स्थान में जाऊंगा, है ना, घुटन हो जाएगी, तो फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, बंद स्थान से भय, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, क्लास्ट्रो, है ना, CL फोबिया। एक्रोफोबिया भी होता है, फियर ऑफ हाइट। अच्छा, कुछ नया सुने बाई चांस, है ना, तो यूँ बिल्कुल हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि ये भी लिख लें, ये भी लिख लें ना। हम खुद नेचुरल तरीके से भी इसको देखें। कई बार बच्चों की सिर्फ नोट्स बनाने की प्रवृत्ति होती है, सब लिख लिया कॉपी में, लिखने से उनको लगता है कि हमारे कॉपी में लिख दिया मतलब सब याद हो गया, है ना। एग्जाम में कॉपी में लिखा हुआ नहीं, जो दिमाग में लिखा हुआ है वो आपको मत करें। नेक्स्ट शब्द देखें, क्या होगा इसका मीनिंग? एफेमेरल। एफेमेरल अच्छा शब्द है, एफेमेरल। बोलिए। अब देखो इसमें अगर रूट वर्ड पे जाओ तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा, उस रूट वर्ड से एक ही शब्द बनेगा तो उसके रूट वर्ड पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आमतौर पे एफेमेरल होता है टेम्परेरी, कोई चीज़ टेम्परेरी है, ज़्यादा लंबे समय तक ना चले, कोई ऐसा प्राणी हो जो एक ही दिन में मर जाए, ट्रांजिएंट हो ना। तो आप इसको ऐसे याद रखो, MERA, MERA, पर इसको मेरा मत पढ़ो, थोड़ी सी ट्रिकी बने हम, है ना। मेरा नहीं पढ़ें, मेरा तेरा में क्या रखा है ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए हम पढ़ें मरा, या एक दिन में ख़त्म हो जाने वाला, है ना, या जल्दी से ख़त्म हो जाने वाला, या लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जल्दी जल्दी कोई चीज़ क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, है ना। तो आप इसको एक शब्द में ले हुए हैं तो टेम्परेरी,
lasting for a very short period of टाइम। और अगर आपको वर्ड नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसको और एक्सप्लेन कर देंगे। एफेमेरल, जैसे एक सेंटेंस लेवें, हिज सक्सेस वाज, या देवें हिज सक्सेस एज अ पॉपुलर डांसर was ephemeral. His success as a popular dancer was a ephemeral ना, ephemeral, थोड़ा साउंड में बोलूँ तो ephemeral। पर अभी हम साउंड से ज़्यादा बात कर रहे हैं, शब्द का मीनिंग जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमको सीधे सीधे मार्क्स देके जाए और कंप्रीहेंशन के समय हम उस पैसेज को अच्छे से रीड करके उसका एग्जैक्ट मीनिंग ले पाएँ। क्लियर है? हमने 6 शब्दों की बात की, अगला राउंड लेंगे, पर उससे पहले बात कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं। और सिर्फ आप ये मत सोचिए कि 20 शब्द, मैं सिर्फ आपको कहना चाह रहा हूँ, आप सबसे पहले तो वो 20 शब्द अगर आपको याद है तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जनरेट होना चाहिए कि सारी की सारी वोकेबलरी जितना हम चाहें, हमारी जितनी इच्छा हो, हम ट्रिक्स और टेक्निक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो मैंने पूरी डिक्शनरी के ऊपर रिसर्च किया है और उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि अगर जिसकी जितनी मेमोरी, भी थोड़ा मेमोरी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप मेमोरी का यूज़ ही न करो और सब याद हो जाएं। अगर आप मेमोरी मेथड से भी काम करते हो तो कुछ तो अपनी तरफ से हमको क्या लगाने पड़ते हैं, एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ते हैं। बट हाँ, हम अच्छे अच्छे शब्द बड़े आराम से याद रख सकते हैं, और कम याद रखना है तो कम, जितनी ज़रूरत हो उतने भी याद रख सकते हैं। चलिए देखें, एक बार रिवाइज कर लें। विन सम, विन और सम। तो सिर्फ ये शब्द मत सीखो, तरीका भी सीखो। तरीका सीखोगे आप खुद भी सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। और जिसने कई बार लोगों ने तो सोचा भी नहीं होता कि ऐसे भी वोकेबलरी सीख सकते हैं, तो वो थोड़ा सा सबसे पहले तो आत्मसात करें, सिमुलेट करें उस प्रोसेस को। विन और सम, आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन की स्पीड भी बढ़ जाएगी जब आप शब्दों को क्या करोगे, ब्रेक कर करके पढ़ोगे। हाँ, नॉक्टर्नल, नाइटली, एडॉन, एम्बेलिश, ऑब्फस्केट, है ना, कंफ्यूज। और एग्जाम्पल भी अपने लिखा है, इनसेंसेट, इन प्लस सेंसेट, है ना, इनसिग्निफिकेंट, क्लास्ट्रोफोबिया, है ना, क्लोज, फियर ऑफ क्लोज्ड। और इफेमेरल, हाँ, मतलब टेम्परेरी हो, ट्रांजिएंट हो, जैसे उसकी सक्सेस, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना कि सफलता प्राप्त करना आसान होता है पर उस पर कायम रहना, टॉप पर जाना आसान होता है, उसे मेंटेन करना। 20 शब्द सीखना आसान है पर लगातार 20 शब्द सीखना मुश्किल है। तो आपका ये प्रयास या मेरा ये प्रयास एफेमेरल नहीं होना चाहिए, लगातार आपको सीखने। और इंग्लिश तो एग्ज़ाम के बाद भी काम आएगी, लाइफ टाइम काम आएगी। और आज से 50 साल बाद भी इन वर्ड्स के मीनिंग क्या रहेंगे, यही रहेंगे, इंग्लिश चेंज नहीं होगी। हाँ, आज हम लिटरेचर में पढ़ते हैं तो 600 साल पुराने, 500 साल पुराने रचनाएं पढ़ते हैं, शेक्सपियर की रचनाएं पढ़ते हैं, तो आज भी क्या है, रिलेवेंट है और ज़्यादा उनकी वैल्यू बढ़ती है। चलो नेक्स्ट राउंड लेते हैं। तो अभी हमने लिए थे 6 लिए थे, 7 लिए थे, एक और 7 लेते हैं, फिर 6 लेंगे, 6 लास्ट में लेंगे। एक दिन स्पेलिंग का ओवर भी अपन ने किया था, उसमें अपन ने स्पेलिंग की बात की थी, आज अपन वर्ड के मीनिंग की बात कर रहे हैं। तो देखिए हमारे 2020 के 7 ओवर हो चुके हैं, तो अगले 7 ओवर की बात करते हैं। एक्सटेम्पोरेनियस, अभी हमने एक शब्द पढ़ा था ना, इफेमरल, टेम्परेरी, लगभग वैसा ही कुछ इसके अंदर भी नज़र आ रहा होगा। ट्राई करो एक बार मीनिंग। एक्सटेम्पर, क्या सुना हुआ नज़र आ रहा है इसमें? देखो, जिसने सुना होगा इंग्लिश में डायरेक्ट वर्ड एक्सटेम्पर शब्द सुना होगा। स्पीच वगैरह के सेंस में कभी आपके स्कूल में कंपटीशन हुआ एक्सटेम्पर में पार्ट लिया हो, और अगर एक्सटेम्पर में नहीं लिया हो तो आपने हिंदी में अगर बात करें तो आशु भाषण प्रतियोगिता सुनी है? आशु, है ना, आशु भाषण। क्या होता है आशु भाषण? ऐसी प्रतियोगिता जिसमें आपको पहले से स्पीच की तैयारी का समय नहीं दिया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ पात्र रख दूँ, कुछ चीज़ रख दूँ, कोई बर्तन में चिट्स रख दूँ, है ना, और मुझे उस चिट में से एक टॉपिक निकाल के बोलना हो, है ना। तो मैं गया स्टेज पे, मैंने एक चिट निकाली, है ना, और मैंने क्या बोला, जो मेरा हायर टॉपिक है ना उसके ऊपर मैंने स्पीच दिया बिना किसी तैयारी के, है ना। तो यहाँ पर आप इसको याद कैसे रख सकते हो? टेम्परेरी, है ना, मतलब तत्काल। यहाँ मतलब टेम्परेरी से मतलब क्या है?
तत्काल, विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के आप कोई सी भी परफॉर्मेंस दे रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे? एक्सटेम्पर बोलोगे, विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक्सटेम्पर। तो बड़े अच्छे अच्छे 2-3 एक्सटेम्पर मैंने भी अच्छे लाइफ में दिए। क्लास 7th में दिया था तो मुझे उस सब्जेक्ट का वो विषय नायक बना दिया गया था। फिर एक बार स्टूडेंट ने GD के दौरान दिया था और टोपी भी वो ढूंढ के लाए थे कि मेरे पड़ोसी का गांव अच्छा है कि मेरे पड़ोसी के पड़ोसी का गांव अच्छा है। तो ऐसे कुछ भी टॉपिक आपको दे दिया जाए एट ए टाइम, है ना, तो ये बड़ा एक्सटेम्पर देना। एक्सटेम्पर सिंगिंग बहुत सारी परफॉर्मेंस हो सकती है बिना तैयारी के। तो इसको हम और अगर लेना चाहें शब्द तो हम ले सकते हैं अनरिहर्स्ड, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? एक तो आप रिहर्सल करते हो, है ना, तो रिहर्सल करके चीज़ को परफॉर्म करना आसान काम होता है, बहुत आसान होता है। अनरिहर्स्ड, इसके लिए एक और वर्ड आता है प्रॉम्प्ट, बिना किसी तैयारी के प्रॉम्प्ट देना स्पीच। इम्प्रॉम्प्टू, क्या हो गया? इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। या इम्प्रोवाइजेशन शब्द भी सुना होगा, इम्प्रोवाइज्ड करना, इम्प्रोवाइज्ड, बिना किसी तैयारी के इम्प्रोवाइज करना। कई बार होता है जैसे मैं भी किसी प्रोग्राम में जाता हूँ तो कहीं कोई जज बना देता है डिबेट कंपटीशन का, या कहीं स्पीच देना होता है, कहीं एंकरिंग करनी होती है, तो हम कहते हैं कि शुरू में तो हम लिख के जाते हैं, बाद में हमको होता है कि इम्प्रोवाइजेशन कर लेंगे, जैसी परिस्थिति आई उस हिसाब से, है ना, तो बना देंगे, है ना। तो इम्प्रोवाइजेशन बिना किसी तैयारी के। क्लियर? याद रखने की ट्रिक क्या होगी? टेम्परेरी, टेम्पर, इम्प्रॉम्प्टू शब्द भी खूब एग्जाम में आता है, इम्प्रोवाइजेशन भी आता है, इम्प्रोवाइजेशन। और इसका अपोजिट एक तरीके से हो जाएगा रिहर्स्ड, रिहर्सल कर करके। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, एक्सटेम्पोरेनियस हो गया आपका। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिफ्यूजेंट। रिफ्यूजेंट, रिफ्यूजेंट, देखो सिंपल सी ट्रिक पकड़ो। फ्यूल, हालांकि वो वाला जो फ्यूल होता है फ्यूल होता है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, पर अपन जब रिफ्यूजेंट बोल रहे हैं तो हम ये देखें हैं कि किसी भी गाड़ी में जब ईंधन डालोगे, फ्यूल डालोगे, तभी उसमें जान आएगी, है ना, तो है ना, तो तभी उसके अंदर परफॉर्मेंस आएगी, चमक आएगी। तो रिफ्यूजेंट का मतलब होता है ब्राइट, चमकीला। रिफ्यूजेंट, चमकीला, ब्राइट। तो कैसे, थोड़ा सा अगर लेना चाहें तो हम बोलें रिफ्यूजेंट ब्लू आई, तो इस तरीके से एडजेक्टिव की तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफ्यूजेंट। क्लियर है? तो हमने रिफ्यूजेंट देखा, अच्छी बात है। फ्यूल से पकड़ लेंगे तो गोले खूब लगाओ, दिखने में सब आसान लगता है, ट्रिक भी बड़ी आसान लगती है। अब आप बोलो कि सारे शब्दों में लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। आपको बोलो कि हम कैसे लगाएंगे, लगानी ही नहीं आपको। अगर सीधा सीधा भी ये शब्द सीखने लगाओ, अच्छी बात है, पर आप नहीं भी लगा सकते तो ट्रिक तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तो बस उसको कैच करना है। रिफ्यूजेंट हो जाएगा, ठीक है। रिफ्यूजेंट, ब्लू आई, ब्राइट, फ्यूल से याद रखा। अगला वर्ड होता है केकोफोनी। क्या वर्ड है? केकोफोनी। आप इस शब्द को ब्रेक करो, ब्रेक करने की कला सीखो सबसे पहले तो। हाँ, स्टडी। चलो ब्रेक कहाँ से कर रहे हो मुझे तो बताओ, शब्द को कहाँ से ब्रेक करूँ? के से करूँ, को से? इसको 2 टुकड़ों में करो। हाँ देखो, सुना बिल्कुल ट्रिक बिल्कुल साधारण सी है कि छोटा बच्चा, 6th क्लास का बच्चा भी पकड़ सके ना, किसी भी मीडियम का बच्चा पकड़ सके। और वर्ड इतना अच्छा है, सबके काम का है, किसी भी एग्जाम के काम का है। कितनी भी अच्छी आपको इंग्लिश आती है सबके लिए उपयोगी है। फोनी, फ़ोन पे क्या आती है? आवाज़। वो मत कहना कि फ़ोन पे पिक्चर आ जाता है, PDF आ जाती है, फ़ोन घड़ी का काम भी कर देता है, आजकल सब फ़ोन काम कर देता है, वो एक अलग चीज़ है। पर फ़ोन, जो प्रारंभिक फ़ोन हमारे पास होते थे 20, 25, 30 साल पहले, उस पर एक ही चीज़ आती थी, फ़ोन उठाते थे उस पर आती थी आवाज़। तो फ़ोनी का मतलब आवाज़, है ना। अब आवाज़ से 2 रिलेटेड शब्द हैं, एक तो बहुत मधुर आवाज़ हो, एक थोड़ा सा हार्श साउंड हो, धूम धड़ाके वाली आवाज़ हो, शोरगुल ज़्यादा हो। तो केको जो शब्द आ रहा है वो हार्श वाले के लिए आ रहा है, तो इसका आप ले सकते हो एक बार मीनिंग, हार्श, थोड़ा अनप्लीजेंट, क्योंकि जब धूम धड़ाका होगा, शोरगुल भरी आवाज़ जो ज़्यादा हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? केकोफोनी। हार्श, हार्श कर दो उसको, हार्ट की जगह आवाज़ हार्श होती है। हार्श, अनप्लीजेंट, मिक्सचर ऑफ साउंड, तरह तरीके की आवाज़ें आ रही हैं, उससे शोर मच रहा है, धूम धड़ाका हो रहा है, केको। तो थोड़ा आपको पता चल गया केको किसके लिए आया? अनप्लीजेंट के लिए, थोड़ा सा धूम धड़ाके के लिए आया, थोड़ी थोड़ी कर्कश आवाज़। एक सेंटेंस लेते हैं, अ केकोफोनी
of voices, a cacophony of voices filled the train station. ठीक है, आप रेलवे स्टेशन पर गए, तोड़ तरीके की आवाज़ आ रही है, धूम धड़ाका, है ना, शोर मचा रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो, पार्टी में क्या हो रहा है, तरह तरीके के साउंड बज रहे हैं, आपका शोर चल रहा है, कुछ लोग उसमें भी अपने पर्सनल मोबाइल पे और गाना अलग सुन रहे होते हैं, हाँ, इतने शोर के बीच में है, तो साउंड ही साउंड, कैकोफोनी। बट अगर आवाज़ बहुत मधुरता की तरफ जा रही है ना, मेलीफ्लुअस है, स्वीट है ना, तो उसके लिए पॉजिटिव वर्ड आगे अपन ईयू को देखेंगे भी सही। ईयू मोस्ट ऑफ द शब्दों में सकारात्मक सेंस में आता है। तो अगर बाय चांस यूफोनी होता, क्या होता, तो वो आपके किसके लिए आ जाता, मधुर आवाज़ के लिए आ जाता, स्वीट वॉइस, मेलीफ्लुअस वॉइस। यूफोनी, मेलीफ्लुअस, स्वीट और एक और अच्छा शब्द होता है मेलीफ्लुअस, शहद की जैसी फ्लो है जबान, मीठी, मेलीफ्लुअस। तो कैकोफोनी, शोर शराबा, धूम धड़ाका। मेलीफ्लुअस या यूफोनी, एक प्लीजेंट वॉइस, याद आ जाएगा। और याद के रखना पड़ेगा। अब जैसे आपको कैकोफोनी आया, बाई चांस आपने कभी नहीं पढ़ा, बाई चांस अभी आपको सबको 4-5 महीने में सेलेक्ट हो जाना है अगर ढंग से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल। बट अगर आपसे 10 साल बाद भी ये शब्द आ जाए, कहीं आपके ABCD क्वेश्चन आए, कहीं पर भी आ जाए, अब आपको उसके अंदर से उसका मीनिंग देखना है। फोनी, अब आपको ज़िंदगी भर ये तो याद रहा है ना कि फ़ोनी लिंक किया आपने, फ़ोन पे क्या आती है आवाज़, 4 ऑप्शन देखा एक ही अगर साउंड वाला मिक्स वाला है, 1 सेकंड में आपको रिकॉल हो जाएगा और आप करेक्ट आंसर चले जाओगे। चलो नेक्स्ट वर्ड है अपना बिनाइन। बिनाइन का मतलब क्या होगा, देखो हम अलग से एक क्लास लेंगे। अब देखो सब चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं, तो एक ही क्लास में सब समाहित करना मुश्किल होता है, पर यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ। बेनी जहाँ पर भी आ जाए, इस कंसेप्ट को अगर पूरा मेरे कंसेप्ट को फॉलो करोगे 25 से 30 शब्द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो काम आते हैं वो सीख सकते हैं। पर फिलहाल भी आप उसकी रेंज में आ, तो बेनी याद आया, बेनिफिट, क्या, तो बेनी जहाँ पर भी आ जाए मोस्ट ऑफ द वर्ड्स क्या होंगे, सकारात्मक, बेनिफिट, बेनिफिशियल, एंटोनिम्स में बताता हूँ, बेनिडिक्शन, बेनीवोलेंट, फिर उसका अपोजिट अपन मेली करते हैं। तो बेनी जहाँ पर भी आता है किसके सेंस में आता है, पॉजिटिव, बोनाफाइड। तो बेनी जो शुरुआत में आ जाए तो इस तरफ सकारात्मक सेंस में आता है। तो यहाँ जो बिनाइन है वो मतलब काइंड और जेंटल और इनोसेंट, मासूम, निर्दोष, है ना, काइंड, जेंटल, क्लियर। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ही थॉट, वह सोचता था, ऑफ हिमसेल्फ एज अ बिनाइन लीडर। तो सोचता था अपने आप को कैसा, एक इनोसेंट, काइंड और जेंटल लीडर। पर बेनी के दूसरे वर्ड भी आपको आएंगे तो हमेशा सकारात्मक सेंस में बेनी का प्रयोग होगा, क्लियर। बेनी, बेनी। अगले वर्ड को ब्रेक करो। अभी मैंने आपको यूलोजिस्टिक का लॉजिक बताया, मतलब ईयू का लॉजिक बताया। ईयू से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो चीज़ों को किस तरफ ले जाते हैं, सकारात्मक सेंस में ले जाते हैं। फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर भी शब्द का बड़ा जिक्र करते हैं, लिटरेचर की क्लास में अलग संदर्भ में किया था। यूलोजिस्टिक, ईयू पॉजिटिव, है ना, तो यूफोनी भी जैसा आया, और भी शब्द आ जाएंगे आपके पास ईयू से बनने वाले, यूफोरिया, वो भी अलग क्लास में बन लेंगे 8-10 शब्द। पर यहाँ यूलोजिस्टिक का तो किसी की तारीफ में कहे गए शब्द ईयू, है ना, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ राइटिंग या स्पीकिंग में हम कुछ किसी की तारीफ में कह रहे हैं। और आमतौर पे जो हम फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म में भी पढ़ते हैं, यूलोजिस्टिक, कोई व्यक्ति रिसेंटली डाइड हुआ और उसकी तारीफ में हम कुछ बात कर रहे हैं, उसकी प्रेस में जो बात कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, यूलोजिस्टिक होता है। तो लिख देते हैं इसी चीज़ को हम, है ना। तो यूलोजिस्टिक का मतलब होगा कंटेनिंग ग्रेट प्रेस, कंटेनिंग ग्रेट प्रेस especially for someone who has recently died. Here यूलोजिस्टिक, तारीफ में कहे गए शब्द,
अब जैसे कल सेकंड ग्रेड की क्लास दे रहा था, उसमें पूरे एलिजी और एलिजी के बाद उसमें थ्रेनडी, उसमें फिर मोनोडी, फिर उसमें यूलोजी, उसमें फिर डर्स, बहुत सारी टर्म थी, है ना, और वहाँ पर भी यूलोजी का प्रयोग होता है। पर थोड़ा ध्यान रखें, ईयू जो बनाता है वो चीज़ों को ज़्यादातर सकारात्मक बनाता है, केको जो बनाता है वो चीज़ों को ज़्यादातर क्या बनाता है, नकारात्मक बनाता है। तो जैसे यूफोनी में भी उसने क्या किया, पॉजिटिव मीनिंग दिया ना। अब यहाँ पर भी हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, है ना, किसी क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, ये शब्द हमेशा पढ़ाता हूँ, पिछले से पिछले संडे जो आरजेस, 1-2 संडे पहले जो आरजेस हुआ उसमें शब्द आया था इम्पिकेबल। अब पहले मैं जब जनरली पढ़ाता हूँ तो पहले पीकेडिलो पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने पीकेडिलो शब्द लिखा है। थोड़ा सा इसको ट्रिकी तरीके से याद रखें। पीके पे गोला मार दो, दिल पे गोला मार दे, है ना, पीके दिल, पीके। अब दिल तो दिल होता है ना, और पीके क्या होता है। अब पीने से यहाँ मेरा संदर्भ पानी पीने से नहीं है ना, पीने के बाद, है ना, आदमी पिए हुए है, तो पीने के बाद आदमी आमतौर पे कैसे काम करेगा, गलत काम ही करेगा, फॉल्ट ही करेगा, ठीक है। तो पीकेडिलो का मतलब होता है अ फॉल्ट, अ स्मॉल सिन। तो पीके दिल फॉल्ट करेगा, गलती करेगा। तो पीकेडिलो आप हिंदी में ले सकते हैं अवगुण, है ना, अवगुण, पीकेडिलो। तो पीकेडिलो शब्द कम आता है, उस पर उससे अपन इम्पिकेबल को भी जोड़ देंगे। अब पीकेडिलो तो हो गया, पीके वाला लॉजिक अपन ने पकड़ा। इम्पिकेबल को कहाँ से ब्रेक करोगे, ब्रेक कहाँ से करोगे, इम और पिकेबल। हाँ, परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब परफेक्ट, और परफेक्ट का अपोजिट क्या होता है, इम परफेक्ट। इम चीज़ों को क्या करता है, अपोजिट बनाता है ना। तो पिकेबल तो फॉल्ट के लिए आया, इम्पिकेबल का मतलब फॉल्टलेस, निर्दोष, इनोसेंट। हाँ, कुछ कुछ अपना जो बिनाई नबी अपन ने पढ़ा, तो इनोसेंट या फॉल्टलेस, भोला, है ना, निर्मल के सेंस में आ सकता है इम्पिकेबल, निर्दोष। चलिए एक वर्ड और लेते हैं, फिर थोड़ा रिकॉल करके, और फिर अपन लास्ट स्पेल करेंगे 6 ओवर वाला। देखें, डेस्टिट्यूट, ब्रेक करो इसको। सबसे पहले तो इसको ब्रेक करो। कौन सा ऐसा प्रीफिक्स है जो सबसे पहले नजर आ रहा है आपको, डीई। डिस तो DIS होता है। DE चीज़ों को आमतौर पर डाउन की तरफ ले जाता है, प्रमोशन, डिमोशन, डिफाइड, डिनाइड, डिप्रेस, डिजेक्ट, डिजनरेट, डेनिग्रेट, तो DE है ना, डाउन, है ना। पर थोड़ी रीजनिंग के लगाएं अपन थोड़ा सा, है ना। SU भी अपने आप में एक शब्द होता है, पर थोड़ी रीजनिंग लगाएं। SU इससे बनने वाला एक और मीनिंगफुल शब्द बनाएं, 3 लेटर है। मैंने शुरू में बोला था ना, सब तरीके का नॉलेज का हम प्रयोग करेंगे, SUE। SU भी अपने आप में वर्ड होता है लीगल में, बट अभी SU की बात नहीं कर रहा हूँ। एक और मीनिंगफुल वर्ड बनाएं जो इन 3 लेटर से मिलके बनता हो, और सबसे आसान, जिसका दिन रात आप यूज़ करते हो, जिसका दिन रात आप यूज़ करते हो। यूज़ ही तो शब्द है, SU से क्या बना, यूज़ बन गया ना, ठीक है। अब डेस्टिट्यूट का मतलब समझना। यूजिट्यूट शब्द डायरेक्टली नहीं है, बट यूजिट्यूट अपन ने लिया प्रयोग में लेना, और DE मतलब अपोजिट। तो डेस्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप प्रयोग में नहीं ले रहे हो, प्रयोगहीनता की अवस्था, स्टेट ऑफ नॉट यूजिंग। एग्जाम्पल देके और बताता हूँ, पर थोड़ी सी आपने रीजनिंग लगाई, मीनिंग आया, स्टेट ऑफ नॉट यूजिंग, प्रयोगहीनता की अवस्था, डेस्टिट्यूट। अब कैसे, देखो एक सेंटेंस से अच्छा लेते हैं, क्लियर होगा। डेस्टिट्यूट, DE नेगेटिव सेंस में आता है। तो अपन एक डेस्टिट्यूट के ऊपर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे अपने को याद भी हो जाएगा। हाँ, डिस्पाइट, अच्छा शब्द है, डिस्पाइट भी, बावजूद, डिस्पाइट द लॉन्ग ईयर्स ऑफ destitute, the old manual typewriter seemed to work just fine। देखो अच्छा सेंटेंस है। डिस्पाइट द लॉन्ग ईयर्स ऑफ डेस्टिट्यूट, द ओल्ड मैनुअल टाइपराइटर जो हमारे पास था वो अभी भी काम कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, यूज़ में नहीं लेते हैं। घरों में हमारे डिक्शनरी होती है, वो डेस्टिट्यूट कंडीशन में पड़ी होती है, उसका हम यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा,
तो इंग्लिश भी समझ जाएगी और आपका करियर भी समझ जाएगा और उससे आपकी ज़िंदगी भी समझ जाएगी। तो उसको डेस्टिट्यूट कंडीशन से बाहर निकालना होगा। क्लियर है? तो देखो एक्सटेम्पोरेनियस किससे याद रखा आपने? टेम्पर, टेम्परेरी। एक्सटेम्पर देना, स्पीच देना बिना तैयारी के। तो आप बिना तैयारी के स्पीच देने के काबिल बनो, वो अच्छी बात है, पर बिना तैयारी के एग्ज़ाम मत दो, है ना, कि भाई हम तो इम्प्रोवाइज कर लेंगे। रिफ्यूजेंट किससे याद रहा? चमक, फ्यूज, रिफ्यूजेंट आइज। केको, फोनी, फोनी पकड़ा, केको पकड़ा। बेनाइन, बेनी, है ना। यूलोजिस्टिक, ईयू को पकड़ा। और इम्पिकेबल, पीक के नेगेटिव सेंस में आया, इम उसको अपोजिट कर रहा है। निर्दोष बोला, डेस्टिट्यूट में पढ़ने क्या लगाई? रीजनिंग लगाई। क्लियर है? चलो, तो हमने 7 ओवर फेंके, 7 ओवर फेंके। अब हमारा 6 ओवर का स्पेल। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। अगले 6 शब्द हमारे सामने मौजूद हैं। इसमें से कुछ शब्द हो सकता है आपको आते हो, कुछ नहीं आते हो। तो कई बार जो शब्द हमें आता है बड़ा आसान लगता है, जो चीज़ हमें आती है वो क्या है? बहुत आसान है। जैसे मेरे घर का पता मेरे को बहुत आसान लगता है कि ये सीधा सीधा ही तो मुड़ना है ना। यहाँ का पता भी मेरे को बड़ा आसान लगता है, इधर से मुड़ के इधर आ जाओ। पर जब नया व्यक्ति आता है हो सकता है उसको 5 मिनट भी लग जाए, 50 मिनट भी लग जाए ढूंढते हुए। तो जब चीज़ आसान हो जाती है फिर आसान हो ही जाती है, तो उसको आसान बना लें। अब जैसे यहाँ पर कुछ शब्द वापस आपके सामने दिए हैं। फिएस्को। और मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ एक रूट से एक ही शब्द बनता है वहाँ रूट वर्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सीधे सीधे ट्रिक लगाएं। टेक्निक का प्रयोग वहाँ करें जहाँ एक रूट वर्ड से, जैसे बेनी आपने पकड़ा तो आपके सैकड़ों वर्ड बन सकते हैं, आप बना सकते हो, नहीं है ना। 10-20 तो आपको डिक्शनरी मिल जाएंगे, पर वर्ड की कोई सीमा नहीं है। अनंत काल तक जब तक सृष्टि चलेगी नए नए वर्ड्स बनते रहेंगे। तो फिएस्को, फिएस्को याद रखो, फी एफ का साउंड आ रहा है। फिएस्को फेलियर, फिएस्को अ कंप्लीट फेलियर, अ कंप्लीट फेलियर। तो फिएस्को फॉर फेलियर, मतलब फिएस्को का मीनिंग क्या है? फेलियर। तो ऐसे थोड़ा वो भी याद रखो, एलिट्रेशन स्टाइल में भी याद रखो। एफ से फेलियर, एफ से फिएस्को। क्लियर? तो फिएस्को। अब जैसे सिंपल सा एक सेंटेंस लिखें। द क्रिटिक, समीक्षकों ने फिल्म को क्या कहा? फिएस्को कहा कि ये फिल्म क्या होगी? असफल होगी। द क्रिटिक कॉल्ड अ फिल्म फिएस्को। क्रिटिक ने कहा, आई गायब है मेरा थोड़ा सा, हाँ तो लिख दो। द क्रिटिक, CRITIC, क्रिटिक कॉल्ड फिल्म अ फिएस्को। क्रिटिक ने कहा कि ये फिल्म क्या साबित होगी? एक असफल फिल्म साबित होगी, परंतु वो फिल्म क्या हो गई? बाद में हो सकता है सफल भी हुई हो, असफल भी हुई हो, पर अपन मानते हैं कि वो क्या साबित हो गई, है ना। तो एफ से फेलियर, एफ से फिएस्को। चलिए अगला शब्द है आपका स्लैक। क्या सुना हुआ नजर आ रहा है? स्लैक में आपको क्या नजर आ रहा है? बहुत अच्छा शब्द है ना, स्लैक। लेक, हम उदयपुर में रहने वाले हैं ना, है ना। हम अपनी झीलों पे नाज है, तो हमारी लेक सिटी, है ना, ठीक है। और झीलें हमारी प्यास बुझाती है और उदयपुर को सुंदरता भी प्रदान करती है। तो दुनिया में कहीं पर भी कोई लेक हो वो क्या करती है? प्यास बुझाती है। तो स्लैक का मतलब हो जाएगा क्वेंच। इससे बढ़िया ट्रिक क्या हो सकती है? तो स्लैक का मीनिंग हमारा हो गया टू क्वेंच। एग्जाम्पल भी आपने समझ लिया है। आफ्टर अवर लॉन्ग गेम ऑफ टेनिस वी स्लैक्ड अवर थर्स्ट विथ वाटर। अब हम लास्ट के जो 4 शब्द हैं वो लेते हैं, 17, 18, 19। तो इनकल्पेट, कल्प शब्द आपने सुना है, कल्प्रीट, कल्पेबल, एक्सकल्पेट भी शब्द होता है। तो इनकल्पेट, इन यहाँ पर आप ऐसे याद रखिए, कल्प मतलब आरोप और इन मतलब लाना। तो इनकल्पेट का मतलब आप लीजिए दोषारोपण करना। तो सिंपल सा इसका मीनिंग हो जाएगा एक्यूज। क्या मीनिंग हो जाएगा? एक्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस मैंने आपके लिए लिख ही दिया है, ही वॉज इनकल्पेटेड फॉर सेवरल क्राइम्स। तो इनकल्पेट को यहाँ हमने पैसिव वॉइस की तरह इस्तेमाल किया है और उसको इनकल्पेट किया गया बहुत सारे क्राइम्स के लिए। क्लियर? चलिए अगला बहुत प्यारा वर्ड है एफ्लुएंस, फ्लो, फ्लू, समृद्धि, रिचनेस, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरस। सारे शब्द किसको बताते हैं? वेल्थ। तो हिंदी में बोले तो समृद्धि, वेल्थ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एफ्लुएंस। और एफ्लुएंट उसी से पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करेंगे तो एफ्लुएंट भी शब्द बन जाएगा, है ना। जैसे प्रॉस्पर,
प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरस, सारे शब्द समृद्धि को दर्शाते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल भी देखें, व्हेन दे वॉन द लॉटरी, जब उन्होंने लॉटरी जीता, देयर सडन एफ्लुएंस, अचानक से लॉटरी खुल गई तो क्या बन गए, वो अमीर बन गए, और इस वजह से उनके कुछ जो पुराने मित्र थे उनको ईर्ष्या हुई, है ना, तो उन्होंने फील किया एनवियस, ईर्ष्या का भाव फील किया। चलिए, तो एफ्लुएंस आप याद रख सकते हो, फ्लो, कोई चीज़ आपके पास फ्लो हुई, धन आपके पास फ्लो हुआ, समृद्धि। अगला देखें, मेलीफ्लोस को मैं पहले ही आपका जिक्र कर चुका हूँ, फ्लू ना, तो मेली जबान, मेरी की जगह बोल रहा हूँ मेली जबान, है ना, मीठी मीठी बातों से फ्लो हो रही है, वाणी मधुर है ना, ठीक है। तो मेली फ्लूअस का मतलब हो गया स्वीट वॉइस, ठीक है, क्लियर। मेली फ्लूअस वॉइस, यूफोनी भी आपका किसके लिए हुआ, अच्छी आवाज़, मधुर आवाज़, और केकोफोनी आपका धूम धड़ाका, ठीक है। अगला देखें, रीस्टोरेशन, क्या है, रेस्टोरेशन, और लिटरेचर में पढ़ते हैं तो रेस्टोरेशन पूरा पीरियड आता है रीस्टोर करना, आप इसे याद रखो, वापस से किसी चीज़ को बहाल करना, रीस्टोर करना, मरम्मत करना, रेनोवेशन करना। तो रेस्टोरेशन का मतलब हो जाएगा रेनोवेशन, रेनोवेशन। तो री इनोवेशन बन गया रेनोवेशन, इनोवेशन का मतलब निर्माण, इनोवेटिव आइडियाज़, री इनोवेशन तो बना रेनोवेशन। और अब जब अच्छा लिटरेचर में भी हम पढ़ते हैं कि व्हाट केम आफ्टर द रेस्टोरेशन पीरियड या व्हाट केम बिफोर द रेस्टोरेशन पीरियड, तो एक पूरा पीरियड भी था 1660 के लगभग जो आया था, वो क्या था, लिटरेचर की बात कर रहा हूँ। आप तो सिंपल सा एक मीनिंग ये भी लगा सकते हैं, रेनोवेशन, पुनर्निर्माण करना, क्लियर। तो लास्ट राउंड में जो हमने शब्द देखे हैं वो देखे हैं फिएस्को, बोलते थे ना फिएस्को, फिएस्को फेलियर, है ना, कंप्लीट भले याद मत रखो, मतलब याद तो रखो बट एक बार जबान पे, क्योंकि अभी तो याद है ताज़ा ताज़ा, आपको याद है तो फिएस्को फेलियर ना। फिर आपका स्लैक, लेक, है ना, अभी बताया है ना, हाँ, क्वेंच, है ना, ठीक है। इनकल्पेट, और भी वर्ड बनेंगे आगे क्लासेस में, एक्सकल्पेट, कल्प्रीट, कल्पेबल, चार तो सीधे सीधे यही है आपके पास, है ना। एफ्लुएंस कैसे याद रखा, फ्लू से ना, फ्लो, फ्लो का मतलब बहाव, है ना, तो रिचनेस, समृद्धि। मेलीफ्लुअस, फ्लो वापस, है ना, पर वो शब्द के सेंस में या भाषा के सेंस में या वाणी जो आपकी आवाज़ है उसके सेंस में मेलीफ्लुअस। फिर रेस्टोरेशन, रिनोवेशन, क्लियर। चलिए, तो मुझे यकीन है कि आपने 20 शब्द अच्छे से सीखे होंगे, पूरी गंभीरता के साथ सीखे होंगे, और सारी जो विषय वस्तु बड़ी गंभीर है, इसको आप गंभीरता से देखें और थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते हुए भी देखें, पर थोड़ा सा ट्रिक की तरीके से देखें। अगर आप शब्दों को बड़ा आसान समझेंगे और ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, ट्रिक बनाएंगे, लॉजिक पढ़ाएंगे, और जो मैंने आपको लॉजिक बताया उनको याद रखेंगे, और थोड़ा सा रीडिंग स्किल, रीडिंग हैबिट डेवलप करेंगे कि भाई मुझे 5 मिनट रोज़ पढ़ना है, 3 मिनट रोज़ पढ़ना है, 2 मिनट रोज़ पढ़ना है, ऐसी कोई भी आदत आप निर्मित कर लेंगे तो ये सारे शब्द आपको बिल्कुल, फिर आपको बार बार देखने भी नहीं पड़ेंगे। अभी फिलहाल आपको बार बार देखने हैं, उनकी ट्रिक्स देखने, रटना नहीं है बहुत ज़्यादा, पर देखना है कि अच्छा इसकी ये ट्रिक, इसकी ये ट्रिक है ना, और प्रैक्टिस करेंगे तो सब शब्द आपको डायरेक्टली नज़र भी आ जाएंगे। और फिर आगे के शब्दों के लिए भी हमने बहुत सारे शब्दों के लिए जो आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जैसे नॉक्ट पढ़ा तो पनोक्टेशन, बहुत सारे शब्दों के लिए हमने बेनिफिशियल, बेनीवोलेंट, फिर उससे अपोजिट में मेलिडिक्शन, मेलीवोलेंट, तो उसके लिए भी हमने भूमिका तैयार कर ली। आपने मुझे सुना उसके लिए बेहद बेहद धन्यवाद।